बोहर मॉडल डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने ड्राइव करना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो क्या होगा। अब अगर हम एक डायग्राम डिस्कस करें, अगर किसी एक जनरल एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसके अंदर लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है पे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। हमने एक्चुअली ड्राइव करना है कि ये जो रेडियस है इस ऑर्बिट का, इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस कितना आ रहा है इसका। तो हमने ये रेडियस एक्चुअली ड्राइव करना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स सपोज इसका मास जो है वो m है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा इस ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है, वो फोर्स जो किन के दरमियान होती है, चार्जेस के दरमियान होती है। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सेम चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होगी, रिपल्शन की। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे यानी प्लस और माइनस होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्शन की होगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों चार्जेस हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। नेक्स्ट उसने टॉपिक के अंदर डिटेल बताई है कि एक इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज, उसका चार्ज क्या होगा, हमने ई माइनस के साथ शो किया है। और जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है उसका चार्ज उसने शो किया है जी ई पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पर उसने जी ई पॉजिटिव क्यों लिखा है, एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन्स से। प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन्स से मिलके बनता है। अब जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में हम लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किसके साथ शो करते हैं, जी के साथ शो करते हैं। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं इसको बड़े लेवल पे ड्रॉ करूँ, इस न्यूक्लियस के अंदर एक चार्ज था ई पॉजिटिव, एक और चार्ज है ई पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं, प्रोटॉन है। तो ये टोटल कितने प्रोटॉन होंगे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 10 प्रोटॉन्स हैं तो जी किसके इक्वल आएगा, 10 के, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10। 10 क्या है, 10 क्या शो करता है कि इसके अंदर 10 ही प्रोटॉन्स होंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर मैंने ओवरऑल निकालना है कि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, तो अगर एक जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज है ई पॉजिटिव, तो टोटल हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल थे, जी के इक्वल थे। तो मैं ओवरऑल जो है वो जी को मल्टीप्लाई कर दूँगी किसके साथ, ई पॉजिटिव के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा ओवरऑल इस न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है। इसलिए यहाँ पर हम न्यूक्लियस पे क्या चार्ज लिखते हैं, जी ई पॉजिटिव। अब ऊपर हमने बात की कि जो हमारे पास ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक न्यूक्लियस के दरमियान और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से, हमें उसका फार्मूला कहाँ से आता है, कूलम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फार्मूला दिया था, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो Q है ये शो करता है चार्जेस को। दो तरह के चार्जेस थे, एक ई पॉजिटिव था जो न्यूक्लियस का चार्ज था जी ई पॉजिटिव, और दूसरा बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने क्यू एन की जगह जी ई पॉजिटिव लिख दिया और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह ई माइनस लिख दिया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी ई स्क्वायर, उसको ओवरऑल आप इसकी फॉर्म में लिख लेंगे। तो फाइनल जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला आता है वो आता है जी ई स्क्वायर ओवर 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक फार्मूला निकाल लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कूलम्स लॉ की हेल्प से। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो फोर्सेस हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्जेस की वजह से है। चार्जेस कौन से थे, यानी सेंटर में न्यूक्लियस था, बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करती है एक और फोर्स जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स एक्चुअली क्या करती है, इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर वे में इस ऑर्बिट के अंदर हमेशा घूमता रहता है, सर्कुलर वे के अंदर। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे सन है, सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। क्यों रिवॉल्व करती है, क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स
एक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कहते हैं। और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो फोर्स अर्थ से सन की तरफ लग रही होती है, यानी सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो सर्कुलर आर्बिट के अंदर मूव कर रही होती है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर आर्बिट के अंदर सर्कुलर वे के अंदर मूव करता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब इन दोनों को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इक्वल करके इसीलिए लिखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर वे में मूव करता है। अब इन दोनों फार्मूलों को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फार्मूला ये आ गया और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये जो आर रेडियस है mv²/r है, ये आर रेडियस जो है ये यहाँ से कट जाएगा किसके साथ, इस आर की स्क्वायर पावर के साथ यहाँ से ये कट जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा, ze²/4πε0r इज़ इक्वल टू mv²। यहाँ से ये जो आर है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जो आर है इसको उठा के आप इस साइड पे ले जाओ और mv² को इधर ले आओ, तो हमारे पास सिंपली जो है ये फार्मूला आ जाएगा ze²/4πε0mv²। तो ये किसका फार्मूला आ गया है, आर फार्मूला, यानी आर क्या शो कर रहा था, रेडियस। जो रेडियस था उसका फार्मूला हमारे पास ये ओवरऑल आ जाएगा दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के साथ। अब यहाँ से जो पीछे हमारे पास फार्मूला है रेडियस का, अगर आप इस फार्मूले पे गौर करो तो हमारे पास ये जो जी है, जी क्या था, एटॉमिक नंबर, ई क्या था, चार्ज, 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी होती है, ये भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और मैथ भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक ये रेडियस वेरिएबल होता है और एक क्या होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, जो चेंज हो रही होती है दोनों वैल्यूज़। तो अगर हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप आता है आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी रेडियस और वेलोसिटी का आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताएं कि रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अब इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियरर टू द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ऑर्बिट का, अगर एक एटम के यहाँ पर 2 ऑर्बिट्स हैं और जो दूसरा एटम है उसके यहाँ पर जो है वो 4-5 ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं अगर, तो इट मीन्स इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस से वो इतना बन रहा है, इसका जो रेडियस है वो न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इतना बन रहा है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस इतना बन रहा है। यहाँ पर रेडियस क्या है, कम है, तो ये जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के क्या है, नज़दीक है। रेडियस कम है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ही होगा ना यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करोगे इस थर्ड ऑर्बिट के साथ, तो यहाँ पर इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब हमारे पास जो नज़दीक वाला ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो दूर वाले ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस से, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दोबारा बात बता रही हूँ कि ये जो हमारे पास नज़दीक वाला ऑर्बिट होगा इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस के साथ ये बहुत कम होता है, और रेडियस और वेलोसिटी का एक दूसरे के दरमियान आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर यहाँ पर रेडियस कम है तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड के अंदर यहाँ पर इवॉल्व करेगा। अगर आप बाहर वाले दूर वाले ऑर्बिट्स की बात करोगे तो वहाँ पर रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी। तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद फर्दर अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो जो बोहर मॉडल था उसका फोर्थ पोस्टुलेट था जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था mvr=nh/2π। यहाँ से अगर आप वेलोसिटी को इधर ही रहने दो, इन दोनों क्वांटिटीज़ को उठा के ये इस साइड पे आ जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, आर भी नीचे आ जाएगा और एम भी जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी का ओवरऑल ये फार्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, तो ये सारी क्वान्टिटीज़ क्या आ जाएगा, स्क्वायर वी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, एच क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट,
2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आएगा, पाई का स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो है एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला आ गया। अब जो ऊपर आपने हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी रेडियस की, वो क्या थी, r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी वी स्क्वायर है, इट मीन्स ये जो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको उठा के आप इधर पुट कर दें। तो सिंपली क्या किया है कि इस इक्वेशन के अंदर वी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू लगा दी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी नीचे वाली यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने, सिंपली कि जो नीचे क्वांटिटी थी उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दे के अब ये जो फैक्टर्स यहाँ से कैंसिल होते हैं उनको हमने कैंसिल कर देना है सिंपली। एक तो ये 4 कैंसिल हो गया, दूसरा यहाँ पर ये जो पाई है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये सारा एक पाई के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक पाई बच गया। उसके बाद ये एम बी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, बस यही चीज़ें यहाँ से कैंसिल होती हैं। पीछे क्या बचा, और एक और चीज़ यहाँ से ये जो रेडियस था आर, ये इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ ख़त्म होगी, उसकी जगह हमने 1 लिख लिया। जी ई स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई यहाँ पर बच गया, उसके बाद एक एम बच गया और एक आर बच गया, नीचे रह गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करें कि रेडियस को इधर रहने दें और बाकी चीज़ों को उठा के इस साइड पे ले जाएं। ये यदि डिवाइड हो रही हैं तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हमारे पास बटे के नीचे आ जाएगा। तो आर का जो है वो ओवरऑल फार्मूला ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जी था, जी शो करता है किसको, एटॉमिक नंबर को। जी शो करता है एटॉमिक नंबर को। तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 शो करता है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन भी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर आप हम वही बात करें कि अगर जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो ऐसे है, एक ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर भी ऑर्बिट्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट से जंप करके इस ऑर्बिट के अंदर जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, जो पीछे वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम जी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा और हमारे पास आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई पाई एम, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। जस्ट ये रेडियस और ये एन जो है ये वेरिएबल है। ये एन क्या शो कर रहा है, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, यानी कितने एटम के स्ट्रक्चर में कितने ऑर्बिट्स हैं, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने ऑर्बिट्स हैं। तो एन जो है वो शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। अब यहाँ से अगर हम सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को सेपरेट कर दें तो हमारे पास जो रेडियस और जो एन है इनका आपस में आता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर किसी एटम का जस्ट एक ऑर्बिट है और अगर किसी एटम के 3-4 ऑर्बिट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑर्बिट था तो रेडियस भी कम है, यहाँ पर जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो रेडियस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के इंक्रीज़ होने से रेडियस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इट मीन्स जो हायर ऑर्बिट्स होंगे वहाँ पर रेडियस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हायर ऑर्बिट्स यानी कि अगर आप 3rd 4th ऑर्बिट की बात करोगे तो वहाँ पर जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियस और जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो रेडियस है और जो जी है इसका आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आपने ये फार्मूला लिख के ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो चीज़ हमने पहले डिस्कस किया। आपने फार्मूला लिख के ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जैसे ही हम हायर ऑर्बिट्स की बात करेंगे, 3rd 4th ऑर्बिट की बात करेंगे तो वहाँ पर रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब जो ऊपर हमारे पास फार्मूला आया है रेडियस का, वो आया है हमारे पास आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई एम एंड एन स्क्वायर। ये सारी क्या थी, हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी थी। तो अगर हम इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फैक्टर आता है 0.529 मल्टीप्लाई पे 10⁻⁻10 मीटर। और हमारे पास ये जो है -10 मीटर ये किसके इक्वल होता है, एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो हमने सिंपली इस फैक्टर की जगह क्या लिख दिया है, एंगस्ट्रॉम लिख दिया है।
इट मीन्स कि जो हमने पीछे हमारे पास फार्मूला आ रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही थी, उस कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम, और साथ में क्या पीछे बच गया था एन स्क्वायर, और एन के शो कर रहा था नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, कि पहला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। इट मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने से मुझे पता चल जाएगा कि पहले ऑर्बिट का कितना रेडियस था, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा। लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं तो एन की जगह सिंपली आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आप रेडियस निकालो थर्ड शेल का, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस एन की जगह आपने पुट कर देना है 3, और उसका स्क्वायर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.529 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी रेडियस का आपसे, किसी भी ऑर्बिट का जो है वो रेडियस कैलकुलेट करने का आपसे बोल सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट तो एन की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर ले लो। अगर वो सेकंड ऑर्बिट का बोल रहा है तो एन की जगह 2 पुट करो, उसका स्क्वायर ले लो। अगर वो थर्ड ऑर्बिट का बोल रहा है तो एन की जगह 3 पुट करो, उसका स्क्वायर ले लो। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास पहले 5 ऑर्बिट्स का उसने रेडियस निकाला हुआ है। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों रेडियस का डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम R2 माइनस R1 करते हैं, देन R3 माइनस R2 करते हैं, उसके बाद R4 माइनस R3 करते हैं, हर दो ऑर्बिट का अगर हम रेडियस निकालते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं दोनों ऑर्बिट का, तो अगर आप इन वैल्यूज़ को गौर करो तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। जो डिस्टेंस है रेडियस के दरमियान का वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। रेडियस इंक्रीज़ होता जा रहा है। रेडियस क्यों इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी चौथा ऑर्बिट इधर आ रहा है और ये रेडियस बहुत ज़्यादा है। पांचवा ऑर्बिट इधर है, उसका रेडियस इधर होगा। छठा ऑर्बिट इधर है, उसका रेडियस इधर तक होगा। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करते जाओगे तो रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो किधर ये जो बीच वाला न्यूक्लियस है इसकी पुल कैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रहेगी। तो जैसे ही रेडियस इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियर है इसकी पुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाती है। अगर हम इनकी रेशियो निकालते हैं, अगर आप R2 को R1 पे डिवाइड करो तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये आती है ऑलमोस्ट 4। यानी कि जो सेकंड ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम्स अवे होता है, 4 टाइम्स अवे होता है। जो तीसरा ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट से 9 टाइम्स अवे होता है। जो चौथा ऑर्बिट है वो पहले ऑर्बिट से 16 टाइम्स अवे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों MCQs हैं। यानी पहला जो दूसरा ऑर्बिट था वो 4 टाइम्स अवे था, तीसरा 9 टाइम्स अवे था, और चौथा जो है वो 16 टाइम्स अवे था। इट मीन्स कि जो ऑर्बिट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल नहीं होता, वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। तो ये जो है ये उसकी ओवरऑल जो है सारी डेरिवेशन है। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी बता दिए। ये 5th चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारी डेरिवेशन आपने करनी है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का B, C, D, E पार्ट जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसके एक्सरसाइज के वो इस टॉपिक में से इंक्लूडेड हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो आपने इस जो टॉपिक है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ध्यान से प्रिपेयर करना है।